हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वो एमबीए स्पेशलाइजेशंस हैं जो हाईएस्ट पेइंग है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है और जो आपको परस्यू करनी चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ 4 और 5 इंपॉर्टेंट एमबीए स्पेशलाइजेशंस कवर करने वाला हूं कि उन स्पेशलाइजेशंस के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या लग सकती है और उस सेक्टर में, उस स्पेशलाइजेशन में एमबीए करने के लिए आपको क्या स्किल सेट चाहिए। ये सब कुछ आज मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर आप यार एमबीए एस्पिरेंट हो तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक होगी, जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके थ्रू आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं कि सैलरी और सीटीसी डिसाइड कैसे होती है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे सैलरी और सीटीसी डिसाइड होते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल। कुछ जॉब प्रोफाइल्स की सैलरी और सीटीसी हाई होती है, वेयर एज कुछ जॉब प्रोफाइल्स की सैलरी और सीटीसी लो होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट वो है एमबीए कॉलेज, यानी कि जहां से आपने अपनी एमबीए का कोर्स किया है वो कैसा कॉलेज है। अगर वो कोई टॉप आईएम है या एसपी जैन है या एक्सेलर आई है या और भी कोई एमडीआई है या और भी कोई कॉलेज है, तो यहां से डेफिनेटली आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बट अगर आप कहीं ऐसी जगह से कर रहे हो जो बैंड सी, डी या ई के अंदर आता है, तो डेफिनेटली वहां पे सैलरी आपकी कम होगी। उसके बाद आपके पर्सनल नेटवर्किंग कैसी है। अगर आपकी पर्सनल नेटवर्किंग अच्छी है तो आपको सैलरी और आपकी प्लेसमेंट्स के टाइम पे काफी हेल्प मिल सकती है। आपने इंटर्नशिप में कैसा परफॉर्म किया है, वहां पे आपने कितने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, ये भी आपका काफी हेल्प कर सकता है। उसके बाद जॉब लोकेशन। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो एमएनसी सिटीज के अंदर होती हैं या बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर होती है, वहां आपको ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ऐसा चाहती है कि आप दूसरी सिटी में जाके अपने आप को रीलोकेट करो, तो वहां पे वो और ज्यादा सैलरी भी दे सकते हैं। तो हाँ, अगर जॉब लोकेशन किसी टॉप एमएनसी की, किसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर है, तो वहां डेफिनेटली आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स क्या है, यानी कि इस समय जो इकोनॉमी चल रही है वो कैसी है। अगर इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेंड पे है तो यानी कि डिमांड ज्यादा होगी, और अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली सैलरीज कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप कौन सी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर सिलेक्ट होते हो तो डेफिनेटली यहां सैलरी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप किसी और कंपनी के अंदर सिलेक्ट होते हो तो हो सकता है आपकी सैलरी कम हो। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे सैलरी डिसाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपका कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, उसने कैसा परफॉर्म किया है, वो कौन कौन सी कंपनीज में लीडरशिप पोजीशन के ऊपर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे सैलरी या सीटीसी अफेक्ट हो सकता है। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे सॉट आफ्टर फील्ड होती है वो होती है फाइनेंस। अगर कोई बच्चा एमबीए इन फाइनेंस करता है तो उसके लिए पहले कुछ डेफिनेट स्किल सेट्स चाहिए, और उसको ये आने भी चाहिए या उसको सीख लेने चाहिए अपनी एमबीए के ड्यूरेशन के अंदर। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड बिजनेस एनालिसिस, वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये तो आपको सिखाई जाता है पूरा आपके एमबीए के अंदर। उसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको सिखाई जाती है, इनोवेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी होनी चाहिए। तो आपके लिए एमबीए इन फाइनेंस के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर कोई एमबीए इन फाइनेंस कर लेता है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सबसे ज्यादा, एक तरीके से आप मान सकते हो, हाईएस्ट पेइंग जॉब है। उसके बाद कंसल्टेंसी में जा सकता है, मर्चेंट बैंकिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, प्राइवेट बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, मैनेजर या एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये है कुछ टॉप पेइंग जॉब्स फाइनेंस की। उसके बाद अगर कोई फ्रेंड्स मार्केटिंग में जाना चाहता है तो सबसे पहले तो आपके सामने मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, मार्केटिंग इज नॉट इक्वल्स टू सेल्स। सबसे बड़ा मिथ बच्चों के माइंड के अंदर होता है कि सर हम मार्केटिंग करेंगे तो क्या हमें सेल्स करनी पड़ेगी। नहीं, मार्केटिंग की कुछ जॉब सेल्स की होती है लेकिन सारी जॉब सेल्स की नहीं होती। मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट इज मच मच बिगर देन सेल्स। तो अगर कोई मार्केटिंग के अंदर जाता है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग उसको आनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, पेशेंस एंड परसिस्टेंस होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स एंड इनोवेशन भी डेफिनेटली उस पर्सन के अंदर
होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करूं जहां आज की डेट में सबसे ज्यादा आपको सैलरी या सीटीसी मिल सकता है मार्केटिंग में, वो है कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग में, बिजनेस मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, एनालिटिकल मार्केटिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट एंड रिटेलिंग मैनेजमेंट। तो ये है कुछ टॉप पेइंग सेक्टर्स जहां पे एमबीए मार्केटिंग के बाद बहुत हाई पेइंग जॉब लग सकती है। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक और मिसकंसेप्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिलेटेड है कि ये जेंडर ओरिएंटेड है। नहीं, आज की डेट में हर जेंडर से लोग एचआरएम के अंदर जा रहे हैं और हर जेंडर के बच्चों की रिक्वायरमेंट भी है एचआरएम के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए या सिर्फ कोई बॉयज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एचआरएम भी बहुत डाइवर्स फील्ड है और यहाँ पे भी हर तरीके के पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एचआरएम में जाना उसको चाहिए जिसकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है या वो डेवलप कर सके, जिसको सुपरवाइज करना आता हो वर्क को, एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम कर सकता है, लोगों के साथ काम कर सकता है, लोगों से काम निकलवा सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स है और क्रिटिकल टाइम में खासकर, एंड लीडरशिप एंड गाइडेंस स्किल्स। तो आप इसको समझ लो हार्ट एंड सोल है एचआरएम का। तो अगर कोई एचआरएम करता है तो उसके अंदर हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, या ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव की, या एचआर जो डायरेक्टर है उसकी, उसके बाद स्टाफिंग डायरेक्टर, कॉम्पनसेशन मैनेजर, एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर, एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डायरेक्टर। ये तो विद एक्सपीरियंस बनाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट, इंटरनेशनल एचआर प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉय एजुकेशन कंसल्टेंट। तो ये सारी कुछ टॉप फील्ड्स है जहां पे एचआरएम के बाद हाईएस्ट पेइंग जॉब्स लग सकती हैं। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं एक और बहुत सॉर्ट आफ्टर फील्ड की, दैट इज कंसल्टेंसी। कुछ लोग इसको बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस कंसल्टेंसी भी कहते हैं, कुछ लोग जनरली कंसल्टेंट भी या कंसल्टेंसी भी कहते हैं। तो कंसल्टेंसी अगर आप करते हो तो कंसल्टेंसी के अंदर अब बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे आप अपना ऑप्शन या आप अपना करियर और एक हाई पेइंग जॉब को ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरलिस्ट बन जाते हो, जनरल कंसल्टेंट, तो ये कुछ टॉप कंपनीज है, इनको चाहिए होती है स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी एंड आउटसोर्सिंग के लिए। फिर अगर आप स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट बन जाते हो तो ये प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर है, होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होता है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग के ऊपर होता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट के बारे में तो मैंने अभी बात करी थी। इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की, टैलेंट की, रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज की, कॉम्पनसेशन प्लानिंग की, इन सारी चीजों की। उसके बाद कोई आईटी कंसल्टेंट बनता है तो आईटी एडवाइस के रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन नीड, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन एज वेल एज एप्लीकेशन कंसल्टिंग। यह फायदा ज्यादा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर भी आईटी पढ़ा हो, उनके लिए एक एज यहाँ पे रहता है। फिर अगर कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन रहा है तो यहाँ पे फाइनेंस एज वेल एज कंसल्टेंसी दोनों चीजें आती है। इसके अंदर आपको ऑफरिंग आनी चाहिए बजटरी एडवाइस लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू बजटिंग। उसके बाद कोई आउटसोर्सिंग कंसल्टेंट बन रहा है तो उसके लिए क्या होता है कि आउटसोर्स कर दिए जाते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड टू आईटी, फाइनेंस एंड एचआर। और कोई एंटरप्रेन्योर है तो अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोल लेते हैं, वहां पे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। और बिगर कंपनीज जिनको डेटा एज वेल एज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली इन फर्म्स को कॉन्टैक्ट करती है। अगर फ्रेंड्स मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करूं तो अगर कोई एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो उसके लिए सबसे पहले तो स्किल सेट उसको चाहिए कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारी कंट्रीज के अंदर काम करना पड़ सकता है। उसके बाद एक्सीलेंट नेटवर्किंग एबिलिटीज होनी चाहिए। उसके बाद कोलैबोरेशन करनी आनी चाहिए, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। ऑल्सो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हो तो वहां की कल्चर की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जापान में जाके जॉब कर रहे हो या जापान में जाके काम कर रहे हो, जापान का कोई प्रोजेक्ट आया, तो अगर आप जापान के कल्चर से अगर आपको बहुत अच्छे से आपको नॉलेज नहीं है तो वहां पे आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद अडेप्टिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल एज रेजिलियंस भी होनी चाहिए। तो अगर कोई एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो उसकी कहां पे हाई पेइंग जॉब्स लग सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंसल्टेंट बन सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत ही रिवॉर्डिंग फील्ड है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट अगर आप सीख जाते हो और अगर आप कर सकते हो तो एक बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हो। एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हो, इंटरनेशनल फाइनेंस, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, इसके अलावा शिपिंग एंड कोरियर मैनेजमेंट, एयरलाइंस, इन सारी कंपनीज के अंदर आपको एक हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेजर स्पेशलाइजेशंस एमबीए की और उसके अंदर बेसिकली आपकी कौन कौन सी जॉब लग सकती है और क्या क्या स्किल सेट अगर आपको रिक्वायर्ड है। ऐसी फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा जिसके अंदर मैं और स्पेशलाइजेशंस को कवर करूंगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अपने सजेशंस आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स का ऑर्डर प्लेस करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।